हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके साथ हूं अरुण मौर्य। आज मैं आपको इस वीडियो में ऊष्मागतिकी का तीनों नियम बताने वाला हूं, जो कि बहुत आसान है और क्लास 11 की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और आपको ऊष्मागतिकी का तीनों नियम याद हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम ऊष्मागतिकी के तीनों नियम का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, हम आप अब आपको ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कई वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। तो हम आपको क्लाउसियस के नियम के अनुसार बताते हैं। क्लाउसियस के नियम के अनुसार बताते हैं। तो क्लाउसियस 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 के अनुसार क्लाउसियस के अनुसार क्लाउसियस के अनुसार बिना किसी बाह्य कार्य किए हुए बिना बिना किसी बिना किसी बाह्य कार्य किए हुए बाह्य कार्य किए हुए बिना किसी बाह्य कार्य किए हुए बिना किसी बाह्य कार्य किए हुए ऊष्मा ठंडी वस्तु से ठंडी वस्तु से ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर गर्म वस्तु की ओर गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह ऊष्मा का प्रवाह का प्रवाह स्वयं नहीं हो सकता का प्रवाह स्वयं नहीं हो सकता नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम हो गया है। अब हम आपको ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम दोस्तों, अब हम आपको ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम बताने वाले हैं। यह नियम एंट्रॉपी के निर्धारण में सहायता करता है। इसलिए इस नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर 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 किसी शुद्ध परम शून्य ताप पर किसी शुद्ध दोष रहित किसी शुद्ध दोष रहित क्रिस्टलीय तत्व की क्रिस्टलीय तत्व की एंट्रॉपी शून्य होती है। एंट्रॉपी शून्य होती है। तो दोस्तों, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम हो गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, यदि आपको ये तीनों नियम समझ में आ गए होंगे तो दोस्तों, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अब हम आपको बताते हैं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कई वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। तो हम आपको ऊर्जा के अविनाशता के नियम के अनुसार बताते हैं। तो ऊर्जा के अविनाशता के नियम के अनुसार ऊष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये ऊर्जा के अविनाशता के नियम के अनुसार ये हो गया। अब हम आपको हेल्महोल्ट्ज़ के अनुसार बताते हैं। तो दोस्तों, हेल्महोल्ट्ज़ के अनुसार किसी विलगित निकाय की समस्त ऊष्मा निहित रहती है, भले ही उसके स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ ऊष्मागतिकी का
प्रथम नियम हो गया। अब हम आपको ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम बताने वाले